यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज दोस्तों हम आपके लेकर हाजिर हैं 2016 के एसएसटी के प्रश्न पत्र को। ठीक है, जो कि सामाजिक अध्ययन का रहता है और ये आपका छठा प्रश्न पत्र रहता है जो कि टोटल 50 अंक का रहता है। एक चीज़ और यहाँ पर बता दें, जितने भी 2016 से लेकर 2024 तक के जितने भी आपकी परीक्षाएं हुई हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है, चाहे वो 2017 में हुई, 18 में, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, उन सभी के क्वेश्चन पेपर के आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी आपको सॉल्व करा चुके हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी जितने भी प्रश्न है आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दी गए। इसी चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, सभी की प्ले लिस्ट बना दी गई है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर आप प्रीवियस क्लासेस को जरूर अटेंड कर लें। अभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो सीरीज है ये स्टार्ट हो चुकी है और इसमें आज आपका 2016 का ये छठा प्रश्न पत्र है जो कि सामाजिक अध्ययन का रहता है। तो सामाजिक अध्ययन का प्रश्न पत्र आज आपके सामने स्क्रीन पर है और यहाँ पर अब आपकी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें सभी पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ये 2016 का पेपर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सबसे पहला प्रश्न था अति लघु उत्तरीय में कालिदास के दो प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखने के लिए बोला गया था। तो कालिदास के दो प्रमुख ग्रंथ हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके अलावा दूसरा आपका रघुवंश महाकाव्य, ठीक है, ये कालिदास के दो प्रमुख ग्रंथों के नाम हो गए। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न आपका गुप्तकालीन चित्रकला के दो केंद्रों के नाम लिखने के लिए आपका आया था। तो गुप्त काल के चित्रकला के दो प्रमुख केंद्रों के नाम आप लिख सकते हैं मथुरा और सारनाथ। ठीक है, तो गुप्तकालीन चित्रकला की विशेषता है कि इन मूर्तियों में भद्रता तथा शालीनता, सरलता, आध्यात्मिकता के भावों की अभिव्यक्ति, अनुशीलता आदि गुणों के कारण ये मूर्तियां एकदम स्वाभाविक लगती हैं। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर विशेषताएं लिखने के लिए कहा जाए तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, अगर आपसे केवल नाम केंद्रों के नाम पूछा गया तो केवल ये दो लिख देंगे, बस आपको एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कि यहाँ पर जो आंसर आप देखेंगे उसमें कई सारे आंसर लिखे हुए मिल जाएंगे, बट जितना आपसे पूछा जाए पेपर में आपको बस केवल उतना ही आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया कि राजपूतों की उत्पत्ति के से संबंधित दो सिद्धांतों का नाम उल्लेख कीजिए। तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत आपका कि उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार राजपूत माउंट आबू में गुरु शिखर में ऋषि वशिष्ठ के द्वारा किए गए यज्ञ का परिणाम थे। दूसरा यहाँ पर सिद्धांत यह है कि उत्पत्ति का क्षेत्रीय सिद्धांतों के अनुसार राजपूतों को उनके वंश के आधार पर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के रूप में विभाजित करता है, जिसका पता भी सूर्य और चंद्रमा से लगाते हैं। तो ये दो प्रमुख सिद्धांत है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित, जो कि आपको याद रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, तो आपको ये सीरीज ज़रूर अटेंड करना चाहिए अपनी परीक्षाओं के अच्छे प्रदर्शन के लिए। अगला प्रश्न आपका भोज किस वंश के राजा थे। तो यहाँ पर केवल यही पूछा गया कि जो भोज थे परमार, ठीक है, वो किस वंश के राजा थे। तो यहाँ पर आपको यही बताना है। ठीक है, तो राजा भोज जो है वो परमार वंश के राजा थे, जो कि एक भारतीय राजा थे जिन्होंने 11वीं सदी में मालवा पर राज किया था। वह एक वीर और ताकतवर राजा थे। आप केवल इतना लिख देंगे आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें जोड़ दी गई हैं, जिसकी इनका जो राज्य था वो मध्य भारत में मालवा क्षेत्र के आसपास केंद्रित था, जिसकी राजधानी धारनगर स्थित थी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इनकी राजधानी कहाँ पर थी, ठीक है, इनका क्षेत्र कहाँ था जहाँ पर ये राज करते थे, तो उसके लिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें बताई गई, आप इसे पढ़ लेंगे तो और भी ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर आगे बताया गया कि राजा भोज के ने भोजाल नगर के पास ही एक समुद्र के समान विशाल तालाब का निर्माण कराया था, जो पूर्व और दक्षिण में भोजपुर के विशाल शिव मंदिर तक जाता था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाएँ तो वो भी आपको लिखना होंगी परीक्षा में, बट जितना आपसे पूछा जाए आपको एक बार उतना ही लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा आसानी से। जैसे कि यहाँ पूछा गया कि केवल बताइए कि गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना। तो केवल आपको बस राइटर का नाम लिखना है। ठीक है, तो आपको बस केवल राइटर का नाम लिखना है। गीत गोविंद जयदेव की प्रसिद्ध रचना है और जयदेव उत्कल राज्य यानी उड़ीसा के गजपति राजाओं के समकालीन थे। बस इतना लिख देंगे आपको एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि किसकी रचना, अगर आप यही लिख देंगे कि गीत गोविंद भैया जयदेव की रचना है, तभी आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी जाएँ, जिसकी यहाँ बताया गया कि गीत गोविंद को श्री मद्भागवत के बाद राधा कृष्ण की लीला की अनुपम साहित्य अभिव्यक्ति माना गया। इसके साथ साथ गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विषाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता का वर्णन है। अगर इसमें वर्णन की बात पूछी जाए तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, किस किस का वर्णन है गीत गोविंद में, तो इसके बारे में यहाँ बताया गया। तो इसको देखकर आप याद रख लिए कि किन किन चीज़ों का वर्णन है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, जितना क्वेश्चन में पूछा जाए बस आपको उतना ही लिखना है। ठीक है, आंसर में यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं,
तो उससे आपको घबराना नहीं है। जैसे यहाँ पूछा गया कि खजुराहो का मंदिर का जो निर्माण है वो किन राजाओं ने कराया था, तो चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया गया था। मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी, लेकिन इसके बाद भी खजुराहो का जो महत्व है वो ना रहा। अगर आप केवल इसमें इतना लिख देंगे कि चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया, तब भी आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपसे याद कर लेंगे तो आपकी परीक्षाओं के लिए भी फायदेमंद होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नुकसानदेह होगा, आपके लिए कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या आपका 22, भक्तिकालीन के 2 संतों के नाम लिख दीजिए। तो भक्तिकालीन के आप इन 2 संतों के नाम लिख देंगे, आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अगर इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसकी यहाँ बताई गई है, इनके बारे में भक्तमाल और 84 वैष्णव की वार्ता में जानकारी प्राप्त होती है। भक्तमाल में इनकी भक्ति, कविता और गुणों की संसार तथा इनकी अंधता का भी उल्लेख है। ठीक है, यानी कि जन्म से अंधे थे ऐसा भी कहा जाता है सूरदास जी के बारे में। ठीक है, दूसरा यहाँ पर रसकान जी के बारे में बता दिया गया, तो देख लेंगे रसकान जी के बारे में क्या बताया गया। रसकान सूक्तियों का हृदय लेकर श्री कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। ठीक है, रसखान की प्रमुख कृतियों के नाम बता दिए, इनकी रचनाओं की प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये दोनों की इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए रसखान की प्रमुख रचनाओं के नाम तो 2 लिख देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। जलवायु से रिलेटेड है। जलवायु में क्या पूछा गया, जलवायु का अर्थ पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे आप। जलवायु जो है किसी स्थान के वातावरण की दशा को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जलवायु शब्द का प्रयोग कब किया जाता है, किसी स्थान के वातावरण की दशा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जलवायु के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, विषुवतीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, टुंड्रा जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, उपोष्ण मरुस्थलीय जलवायु। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं आपने अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले एक और यहाँ पर देख लीजिए, भारत में 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बरसात का मौसम और रावत ऋतु में मानसून का मौसम। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न आपका, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आपको बस केवल यही बताना है, बाकी यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ी गई हैं, जिसकी संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। संविधान क्या है, भारत का सर्वोच्च कानून है, यानी कि सबसे ऊंचा कानून है। ये एक दस्तावेज है जो राजनीतिक रचनाओं, शक्तियों, सरकार के कर्तव्यों के लिए कानून प्रदान करता है। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि संविधान के निर्माण में कितने समय लगा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे यहाँ से नोट कर लेंगे। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में का समय लगा था। मूल संविधान जिस समय का उससे इसका निर्माण हुआ था, उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे, जो कि यहाँ पर पूछा गया कि कितने अनुच्छेद थे, उस समय इसमें कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं उस समय जिस समय इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, 1949 में। ठीक, इसके अलावा वर्तमान समय की बात करें तो अभी 448 अनुच्छेद हो चुके हैं, भाग 25 हो चुके हैं और अनुसूचियाँ कितनी 12 हो चुकी हैं। तो ये डिफरेंस है उस समय में और अब में संविधान में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 25 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली 2 स्वतंत्रताओं को उल्लेख कर दीजिए, फटाफट देख लेंगे। तो स्वतंत्रता के अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं 2 का उल्लेख करने के लिए पूछा गया, तो यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर 5 स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया, आप इन्हीं में से याद रखेंगे। तो सबसे पहले बताया गया अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है संविधान में। इसके अलावा अनुच्छेद 20 में कहा गया कि अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया, और अनुच्छेद 21 में आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 21 ये तो आप बार बार पढ़ते ही रहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन का अधिकार है प्रत्येक बच्चे को। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन दी जाएगी, ये राज्य का कर्तव्य होगा। और 5वां यहाँ पर अनुच्छेद जो यहाँ पर अनुच्छेद 22 के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से भी सुरक्षा दी गई है। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक, तो अगला प्रश्न आपका भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन ठीक है से क्या होता है, तो धरती के अंदर हलचलों जिसकी पत्थर का खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आता है, हुए भूस्खलन के कारण है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, धरती के अंदर जो हलचल होती हैं, ठीक है, या फिर पत्थर का खिसकना होता है, या फिर कोई पत्थर का गिरना होता है, या फिर पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि, ये सारे के सारे किस नाम से जाने जाते हैं, भूस्खलन के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, बस आपको केवल यही बताना। तो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वही होता है आपका राष्ट्रपति जी। कौन होता है, राष्ट्रपति। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। बस आपको केवल इतना लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इसी में 1 अंक आसानी से मिल जाएगा। बाकी अगर आप आगे का ये याद कर लेंगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा यहाँ पर नंबर दिला सकता है। आगे आने वाले परीक्षाओं में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जब सूर्य, ठीक है, सूर्य, ठीक है, सन और चंद्रमा, मून, ठीक है, सूर्य चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, अर्थ आ जाती है, तब कौन सा ग्रह लगता है, तो भैया आपका लगता है चंद्र ग्रह। ठीक है, ये आपको
ध्यान रखना बट्स, आप केवल इतना लिख देंगे, जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है, बस आपको उसी में 1 नंबर जो है वो आसानी से मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी गई, तो इसे भी देख लीजिए। जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण किसके दिन होता है? ये पूर्णिमा के दिन होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, चंद्र ग्रहण कौन से दिन होता है? ये पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। और इसके अलावा सूर्य ग्रहण की बात करें, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस दौरान चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। और सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? अमावस्या के चरण में होती है। कब होती है? अमावस्या के चरण में होती है। एक वर्ष में अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण देखने को मिल सकते हैं। इस घटना के दौरान पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी के आधार पर विभिन्न प्रकार के सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है, जिसके आंशिक सूर्य ग्रहण हो गया, वलयाकार सूर्य ग्रहण हो गया, या फिर आपका संपूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया, हाइब्रिड सूर्य ग्रहण हो गया। ये अलग अलग सूर्य ग्रहण के टाइप हैं, टाइप ऑफ सूर्य ग्रहण, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो फटाफट आपको बस केवल यही बताना है कि भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था तो 20 अक्टूबर 1962 को चीन के द्वारा अप्रत्याशित रूप से भारत पर हमला किया गया था, जिससे 1962 के चीन भारत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार से भारत पर आक्रमण किया गया था। चीन के द्वारा युद्ध विराम सीजफायर की घोषणा के बाद 21 नवंबर 1962 को युद्ध आपका समाप्त हो गया। युद्ध के तात्कालिक कारण क्या थे? 1959 में दलाई लामा को भारत द्वारा शरण दी गई थी। इसके अलावा ये भारत के द्वारा फॉरवर्ड पॉलिसी के अंतर्गत सीमा पर चौकियों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करना भी युद्ध के तात्कालिक कारण था। इसके अलावा विवादित हिमालयी क्षेत्र भी इसका एक तात्कालिक कारण बताया जाता है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है, और अंतिम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे क्या पूछा गया फटाफट देख लेंगे। प्रश्न संख्या 30 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको याद रखना भैया, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध की एशिया महाद्वीप में स्थित है। बस आप केवल इतना लिख देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर अलग से कुछ पूछा जाता है, जिसकी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई वो आप देख लेंगे। अगर इनमें से कुछ पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में, जैसे भारत जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और यहाँ पर आप और देख लेंगे भारत का भौगोलिक क्षेत्र। अगला आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है क्वेश्चन में, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल बताइए, तो आप लिखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा भारत की जनसंख्या के बारे में बात करें तो वर्तमान में जो जनसंख्या है वो 141 करोड़ हो चुकी है। इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट बताई गई, तो आप इसे जरूर नोट करके रखना है अपने परीक्षाओं के लिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़ जाएं। अगर प्रीवियस क्लासेस को अगर अभी अब तक आपने अटेंड नहीं किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज अटेंड नहीं किए, तो इस वीडियो के आप जाइए चैनल पर जाइए, इस वीडियो से चैनल में पहुंच जाएंगे। वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट आपके लिए बना दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप सभी प्रीवियस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास कहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।